गाइस आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर 3 की एडिशनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है द अर्थ सरफेस हैज़ ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा और ये वैल्यू है 10⁻⁹। ओके, आगे कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस। तो मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। तो सरफेस और एटमॉस्फेयर दोनों के बीच में जो वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं वो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं 400 किलो वोल्ट। किलो का मतलब हो गया 10⁻³ वोल्ट। तो इतना वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं इन ए करंट ऑफ 1800 एम्पियर ओवर दी एंटायर ग्लोब। और यहाँ पर जो करंट है वो हमारे पास 1800 एम्पियर है। बच्चों ये जो करंट है इसे हम कहते हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर का करंट होता है। आप मेरी वीडियो चैप्टर 2 एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज पे यूट्यूब में जाके देखना। तो चैप्टर 2 एडिशनल एक्सरसाइज में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर को कहाँ कहाँ से आपका करंट मिलता है। ये आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो करंट होता है वो कहाँ कहाँ से आता है 1800 एम्पियर। तो मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ये कैसे आता है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं और ये मैकेनिज़्म आप सीख सकते हैं। अब आगे कहता है इफ़ देयर वर नो मैकेनिज़म्स ऑफ सस्टेन एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच टाइम वुड इट रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। कहता है कितना टाइम लगेगा अर्थ की सरफेस को न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो ठीक है बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास रेडियस भी इन्होंने हमें दे रखा है और रेडियस जो हमें यूज़ करना है वो यूज़ करना है 6.37 × 10⁻⁶ मीटर। और हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम। तो बच्चों हमें सबको पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो मुझे ये टाइम निकालना है। तो बच्चों मैं टाइम निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, चार्ज अपॉन में करंट कर सकता हूँ। ठीक है, और करंट कितना दे रखा है हमें 1800। अब हम चार्ज कहाँ से निकालेंगे। तो बच्चों ये जो सिग्मा है इस सिग्मा के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन में एरिया। तो सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज। यहाँ से बच्चों हम चार्ज को फाइंड करेंगे। तो बच्चों जो सिग्मा है उसका वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं 10⁻⁹। और बच्चों जो एरिया है तो स्फेयर एक स्फेयर की तरह होता है। तो 4πr² हमने यहाँ पर यूज़ करा है स्फेयर का एरिया। अर्थ हमारा स्फेयर की तरह होता है। तो बच्चों यहाँ ये मेरा आर का वैल्यू है जिसे मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। तो ये हो गया 10⁻⁹। ये आ गया बच्चों 4 पाई का वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.14 और यहाँ पर आर की जगह यूज़ कर रहा हूँ 6.37 × 10⁻⁶ और इसका स्क्वायर। बराबर में क्यू। ओके, सो गाइज़ ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आएगी। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 509.6 × 10⁻�3। सो गाइज़ ये मेरा यहाँ पे से चार्ज कैलकुलेट हो गया आ गया है जिसे मैं यहाँ पे रखता हूँ 509.6 × 10⁻3। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 283 सेकेंड। तो इतने टाइम के बाद हमारा जो सरफेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 15। और बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.015 ओम। यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज प्रोवाइडेड है वो प्रोवाइडेड है बच्चों 2 वोल्ट और हर एक बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइडेड है 0.015 ओम।
दीज ऑल आर जॉइंट इन सीरीज़ टू प्रोवाइड ए सप्लाई ऑफ ए रेजिस्टेंस, और इन सबको हमने सीरीज़ में लगा के 8.5 ओम के साथ रख दिया है। मतलब ये कुछ ऐसे है कि वी हैव अ 6 बैटरी, तो मान लो फर्स्ट बैटरी, सेकेंड बैटरी, दिस इज़ थर्ड वन, दिस इज़ फोर्थ वन, फिफ्थ एंड दिस इज़ सिक्स्थ। तो बच्चों ये हमारे पास 6 बैटरियाँ हैं और इन 6 की 6 बैटरियों को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है। ये आर रेजिस्टेंस है, हर एक बैटरी ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। हर एक बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, राइट। अब हमसे इस सर्किट का क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई करूँ, V इजिकल टू आई आर, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं। तो जब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा V बाय आर, तो यहाँ पर मुझे कितनी बैटरियाँ हैं, 6 बैटरियाँ हैं और हर एक बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2। तो ये मेरा टोटल वोल्टेज होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिखूँगा, R प्लस कितने रेजिस्टेंस हैं, 6, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, R है। आपको समझ में आ गया ओम्स लॉ। मैंने यूज़ करा है बच्चों I इजिकल टू V बाय आर के फॉर्मूले को। मेरे पे टोटल वोल्टेज है 6 बार 2 वोल्ट। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है। तो टोटल वोल्टेज ये यूज़ करा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 ही बार R है और एक अलग से ये वाला रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ऊपर है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। 8.5 प्लस 6 इंटू में 0.015, राइट। और बच्चों जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.397 एम्पियर। तो बच्चों ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पार्ट का। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। इसके बी पार्ट में हमसे कह रहा है ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज़ हैज़ एन EMF ऑफ 1.9 EMF एंड ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट फ्रॉम दिस सेल। कह रहा है कि हम आपको एक बैटरी देते हैं जिसका वोल्टेज है 1.9 और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका 380 ओम। तो उससे करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ लगा देते हैं उस बैटरी के लिए। V बाय आर कर लिया। कितना वोल्टेज दे रखा था उस बैटरी का, 1.9, और उसका रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइडेड था हमें, 380। ये सिर्फ उस बैटरी की बात हो रही है। तो बच्चों ये जो हमें करंट प्रोवाइड करेगा यहाँ से, वो प्रोवाइड करेगा कितना, 0.005 एम्पियर। इतना करंट ही हमें प्रोवाइड करेगा। अभी आगे कह रहा है कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर कार। क्या आप ये जो आपने वोल्टेज ली है 1.9 की, क्या ये काफ़ी है कार को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों जवाब क्या है, नो। क्यों बच्चों, ये जो बैटरी आपने ली है 1.9 वोल्ट की, ये आपको इतना करंट दे रही है और मेरे ख्याल से इतने कम करंट से तो आप किसी गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो। हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं इससे। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उससे आप अगर आगे पढ़ते हो तो करंट के अलावा भी उसमें एक चीज़ पूछी गई है, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए जो इसका ये पार्ट है उसमें आपसे कह रहा था व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज भी तो पूछ रहा है वो आपसे। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगी, तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमने अप्लाई कर दिया है V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज आप किसे कहते हो, टर्मिनल वोल्टेज आप इन्हें कहते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वोल्टेज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वोल्टेज है वो या तो आप ये वाले पाथ से निकाल लो टर्मिनल। ठीक है, तो मैं इसी पाथ से निकाल रहा हूँ क्योंकि इस पाथ पे तो 6 बैटरी है, तो मुझे स्टेटमेंट 6 टाइम चलानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 टाइम ना चला करके इसको इस पाथ से फाइंड कर रहा हूँ टर्मिनल वोल्टेज AB को। तो रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा हूँ इसलिए मैं IR यूज़ करता हूँ। तो I मैंने यूज़ करा था फर्स्ट पार्ट में 1.397 और R जो मेरा का प्रोवाइडेड है वो है 8.5 प्रोवाइडेड है। तो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज आएगी 11.88 वोल्ट। ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कह रहा है,
दो वायर हैं इक्वल लेंथ्स की, तो बच्चों मेरे पास जो दो वायर होंगी उनकी लेंथ मुझे इक्वल रखनी है। वन ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर, तो बच्चों इनका मुझे लेंथ और मतलब ये हम पे डेटा है एल्युमिनियम और कॉपर का। हैव सेम रेजिस्टेंस, बच्चों इनका रेजिस्टेंस भी सेम है, तो एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस हम किसका उठा रहे हैं, कॉपर वायर का उठाते हैं। विच ऑफ टू वायर इज़ लाइटर, ये पूछ रहा है कि इसमें से किसका मास कम होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर यूज़ करा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन में A, ये यूज़ करा। और बच्चों हम जानते हैं कि मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। और हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू में लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में एरिया को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से एरिया को ऐसे लिख देता हूँ और एरिया के इस फॉर्मूले को यहाँ पे जाके पुट कर देता हूँ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो L अपॉन में A की जगह हो जाएगा M डेंसिटी इनटू में लेंथ, और ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L स्क्वायर इंटू डेंसिटी अपॉन में M, ठीक है। तो मास की टर्म्स में मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आइए चलिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हमको क्या डेटा है। तो ये हमसे कह रहा था कि मास बताइए, तो बच्चों मैंने दोनों तरफ, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो L स्क्वायर डेंसिटी अपॉन में मास। तो ये आप एल्युमिनियम की बात कर रहे थे, तो हर जगह एल्युमिनियम होना चाहिए आपके पास, तो ये आपके पास एल्युमिनियम है सारा डेटा, ठीक है, एल्युमिनियम है सारा डेटा। और इधर लिखेंगे हम कॉपर के लिए इस फॉर्मूले को, रो L स्क्वायर डेंसिटी अपॉन में मास। तो ये सारा डेटा कॉपर के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमारा लेंथ तो इक्वल है, तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया हमारा लेंथ से लेंथ। तो लेंथ से लेंथ मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और बच्चों मैंने यहाँ पर से क्या करा कि मास वाले साइड को एक तरफ ले गया, तो ये मैं मास ऑफ कॉपर इधर ले आया, मास ऑफ एल्युमिनियम इधर ही रहेगा, और बाकी सारे फैक्टर की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। तो ये ऊपर बच्चों आपका कॉपर है, यह आपका डेंसिटी है कॉपर का अपॉन में, ये आपकी रेजिस्टिविटी है एल्युमिनियम की, और ये आपकी डेंसिटी आ गई किस चीज़ की, तो ये डेंसिटी आ गई एल्युमिनियम की, ठीक है। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी ऑफ कॉपर जो क्वेश्चन के अंदर है, सॉरी रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर जो क्वेश्चन के अंदर है वो यूज़ हो रही है 1.72 इंटू में 10⁻⁻8। और इस क्वेश्चन में जो डेंसिटी ऑफ कॉपर यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर 8.9, ठीक है। और एल्युमिनियम के साथ है तो नीचे एल्युमिनियम की भी डेंसिटी हम लिख लेते हैं, तो वो एल्युमिनियम की डेंसिटी है हमारे पास 2.7। जो रेजिस्टिविटी यूज़ हो रही है एल्युमिनियम की वो क्वेश्चन में कितनी प्रोवाइडेड है, देखो 2.63 इंटू में 10⁻⁻8, इतना मुझे प्रोवाइडेड है। तो बच्चों जब मैं इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करूँगा तो ये कैलकुलेशन आएगा 2.16, कितना आएगा 2.16, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया और सॉल्व करके आएगा 2.16। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ कॉपर है अपॉन में मास ऑफ एल्युमिनियम है, ये वैल्यू निकल के आ रही है 2.16, यानी कि जो मास ऑफ कॉपर है वो आपका 2.16 टाइम ज़्यादा है एल्युमिनियम से। तो कॉपर क्या है, कॉपर लाइटर थोड़ी ना है, कॉपर तो हैवी मटेरियल हुआ ना फिर, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम हुआ लाइटर, लाइटर मतलब जिसका वेट कम है, तो वेट कम किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। कॉपर का वेट तो ज़्यादा होगा उससे, क्योंकि वो 2.16 ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था विच ऑफ टू वायर इज़ लाइटर, कौन सी वायर का मास कम है, तो एल्युमिनियम इसका आंसर होगा कि एल्युमिनियम इज़ लाइटर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ओवरहेड, क्योंकि आगे वो ये भी पूछ रहे हैं ना इसमें से कौन सी हम ओवरहेड पावर के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर ओवरहेड पावर के लिए इसी का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे बच्चों, इसलिए यूज़ करेंगे हम ओवरहेड पावर के लिए क्योंकि जिसका मास कम होता है, तो मान लो ये टावर है, ये दूसरा टावर है,
अब मैं कॉपर की वायर बिछाऊंगा तो कॉपर तो क्या है, भारी है, तो थोड़ी देर दिनों के बाद अपने वेट की वजह से ऐसे झुकाव आ जाएगा उसमें, ठीक है। और एल्युमिनियम की वायर कैसी है, हल्की है। अगर एल्युमिनियम की वायर हल्की है तो वो अपना ज़्यादा वेट नहीं लगाएगी क्योंकि वो हल्की वायर है, तो उसमें इस तरह का कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो ओवरहेड पावर के लिए मैं एल्युमिनियम की वायर का यूज़ करूँगा, वरना अगर एक भारी वायर का आप यूज़ करोगे तो वो ऐसे नीचे की तरफ झुक सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन द रजिस्टर मेड अप ऑफ एलॉय मैग्नीन। बच्चों एक इन्होंने मटेरियल यूज़ करा हुआ है, ठीक है, एक इन्होंने रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, और रेजिस्टेंस जो इन्होंने यूज़ करा हुआ है ये बना हुआ है किसी एलॉय का जिसका नाम है मैग्नीन। मतलब ये कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस है मैग्नीन नाम का, और इसमें से इन्होंने वोल्टेज को पास करा और उसमें से करंट का ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है। तो कहता है कि ये आप इससे क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, ठीक है, क्या कंक्लूज़न निकालते हैं चेक करते हैं। बच्चों जब मेरा करंट 0.2 था तो इस वक्त मेरा वोल्टेज था 3.94, ठीक है, कितना था 3.94 था। तो ये मेरा करंट है और ये मेरा क्या है, वोल्टेज है। अब मैंने अपने करंट को 0.4 करा, मतलब हमने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज़ करा, ठीक है। तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, देख लो, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये भी मेरे पास लगभग इतनी वैल्यू से क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अच्छा, अब आपने 0.6 के अराउंड इस वैल्यू को यूज़ करा, ठीक है, 0.6 के अराउंड इस वैल्यू का यूज़ करा, यानी कि आपने पहले के मुकाबले से कितना बढ़ाया होगा, इंटू 3। आपने इसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ करा, तभी तो 0.2 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो 0.6 बनेगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये भी लगभग इंटू 3 चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 4 ज़ा 12। तो कैरी कितना आया, 1 कैरी आता है आपके पास, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, तो 2 कैरी आता है, 3 3 ज़ा 9 और ये 11 आ गया, ठीक है। तो 11.8 के अराउंड। और आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि 0.6 के लिए करंट लगभग इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जितना हम करंट को इनटू करवा रहे हैं उतना ही हमारा इनटू में कौन चल रहा है, इनटू में हमारा वोल्टेज चल रहा है। मतलब अप्रॉक्सीमेट वो वैल्यू उतने के ही आसपास लाई कर रही है। तो मतलब इसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I चल रहा है। आप जितना वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं लगभग उतना ही करंट इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसे मटेरियल जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो होते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमको प्रोवाइडेड है डेटा, ये हमको एक वाइड रेंज तक ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो कंक्लूज़न क्या निकला, तो कंक्लूज़न नंबर ये निकलता है कि ये जो हमें दे रखा है ये फॉलो करता है, इट इंडिकेट्स ओम्स लॉ, कि जो हमारा मैग्नीन है ये मैग्नीन ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो इट इंडिकेट दैट ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये हमारा पहला कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न नंबर 2, दूसरा क्या कंक्लूज़न है, दूसरा ये कंक्लूज़न है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है मैग्नीन की, वो सेम है विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दूसरी बात क्या पता चली है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा लगभग क्या है, सेम है, लगभग सेम है, क्योंकि 2 टाइम्स आपने बढ़ाया, ये भी 2 टाइम्स बढ़ा, मतलब ये रेशियो तो आपका क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या चलेगा, V=IR चलेगा, ठीक है। तो R कितना आएगा हमारा, V/में I आएगा। तो उसका मतलब V भी सेम है, I भी सेम है, तो R भी क्या चल रहा होगा, सारी रीडिंग्स के लिए लगभग सेम चल रहा होगा। तो R भी आपका सेम है इस पूरे के लिए। तो 2 कंक्लूज़न वी हैव मेड फ्रॉम दैट, कि पहला क्या निकला कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है
ये जो वैल्यूज़ हैं इनको देखते हुए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू है, जितना आप करंट बढ़ा रहे हो जितने टाइम्स उतने ही टाइम्स आपका वोल्टेज बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है, आर आपका क्या चलेगा इस पूरे क्वेश्चन के लिए, सेम। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों इसके ए पार्ट में हम लोगों से कह रहा है ए स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब एक ऐसी वायर है जिसका एरिया हर जगह अलग अलग है। विच ऑफ दीज क्वान्टिटीज़ कॉन्स्टेंट अलॉन्ग दी कंडक्टर। तो वो कौन सी 4 बातें हैं जो कि यहाँ पर कांस्टेंट होगी अलोंग दी कंडक्टर। पहला है करंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है ए पार्ट में कि यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। वो यूनिफॉर्म वायर नहीं है, उसमें नॉन यूनिफॉर्म का वो वायर है। और नॉन यूनिफॉर्म वायर में आपका एरिया क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। मतलब ये वायर अलग अलग एरिया की होगी, कुछ ऐसे। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर नहीं होगी जिसका एरिया हर जगह सेम है। अब देखो यहाँ पर एरिया सेम है, यहाँ पर एरिया सेम है, ये होती है यूनिफॉर्म वायर। अब देखो यहाँ पर एरिया अलग है, यहाँ पर एरिया अलग है, बीच में एरिया अलग है, ये होती है नॉन यूनिफॉर्म वायर। तो नॉन यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसका एरिया डिफरेंट है, यहाँ पर एरिया कुछ और है, यहाँ पर एरिया कुछ और चल रहा है आपका। ठीक है, तो एरिया यहाँ पर सेम नहीं है, एरिया यहाँ पर डिफरेंट चलेंगे। तो सबसे पहला है करंट। तो करंट क्या कांस्टेंट होगा, तो जवाब है हाँ, करंट कांस्टेंट होगा। जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा था, करंट जो है एरिया की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को, हम लोगों ने डिस्कस करा था ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करंट को। तो करंट आपका एरिया पर डिपेंड नहीं करता, करंट डेंसिटी करती है बच्चों। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे भी I/A होता है, तो A है तो J भी डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा I=NEAVD। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, I/A इज़ इक्वल टू, यहाँ पे VD रहने दो और बाकी N और E को भी आप यहीं पे रहने दो। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो कि भाई यहाँ पर तो ये डिपेंड कर रहा है ना एरिया पर, कौन, VD। तो ड्रिफ्ट भी आपका क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं E रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में M। तो अगर V करेगा तो E भी करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड कर रहा है एरिया पर। तो करंट डेंसिटी डिपेंड कर रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, बस करंट डिपेंड नहीं कर रहा। ये है बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बच्चों इसके बी पार्ट पे हमसे कह रहा है, इज़ ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टिंग एलिमेंट, इफ़ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच डोंट ओबे ओम्स लॉ। कह रहा है कि क्या ओम्स लॉ सारे के सारे जो करंट पास करते हैं मटेरियल उनके लिए वैलिड होता है। बच्चों इसका जवाब है नो। हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा था, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। याद करो डायोड का हमने जब ग्राफ पढ़ा था VI, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता था, वो कर्व आता था। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, तो वो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल भी बन गए बी पार्ट के कि कौन से एलिमेंट फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जवाब है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स फॉलो नहीं करते हैं। इसके सी पार्ट पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए लो वोल्टेज सप्लाई, मतलब जिस बैटरी की वोल्टेज कम होती है, फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट, और उसे करंट ज़्यादा चाहिए होता है, वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम क्यों होता है। बच्चों अगर कोई हमारे पास बैटरी है, ठीक है, E, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इससे मैक्सिमम कितना करंट निकल सकता है। तो जो करंट होता है, मैक्सिमम करंट ड्रॉन करने की वैल्यू, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो V=IR होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखो कि हम वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो वो बैटरी मैक्सिमम करंट अपने से ड्रॉन करेगी। ठीक है, तो हम इसका रेजिस्टेंस, एक बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो लो रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम उससे हाई करंट इंश्योर करते हैं। ठीक है, चलिए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है,
ए हाई टेंशन सप्लाई सेज 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। कह रहा है कि जो हाई टेंशन सप्लाईज होती हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती हैं, ठीक, जैसे कि 6 किलो वोल्ट। बच्चों 6 किलो वोल्ट कम नहीं होता, 6 किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये तो बहुत बड़ी एक वैल्यू की बैटरी होगी। तो कह रहा है जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं ना, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों बनाया जाता है? तो उसके पीछे क्या रीज़न है? सेम रीज़न है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। बच्चों एक बात बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने से बैटरी का करंट ज़्यादा हो रहा था। अब डी पार्ट में कह रहा है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों रखते हैं बड़ी बैटरीज़ का? वो इसलिए रखते हैं बच्चों, क्योंकि जब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो करंट उस बैटरी से क्या होगा? कम होगा। करंट कम होगा तो डैमेज कम होगी। मतलब आप यूँ सोचिए कि अगर एक हैवी करंट इस बैटरी से निकले, एक हैवी करंट इस बैटरी से निकलेगा तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकता है, ठीक है। अगर एक हैवी करंट इस बैटरी से निकलेगा तो वो सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर सकता है, ठीक है। तो सर्किट में डैमेज ना हो, इस बैटरी में डैमेज ना हो, इसीलिए बच्चों हम एक हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रखते हैं, ताकि उससे शॉर्ट सर्किट कम हो, मतलब उससे करंट जो निकले वो कम निकले, जिसकी वजह से बैटरी को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो शॉर्ट्स ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। एक सही बात को सिलेक्ट करते हैं। तो ए पार्ट पे चलते हैं। ए पार्ट में कह रहा है एलॉयज़ ऑफ मेटल यूजुअली हैव, अब पूछ रहा है कि ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब ग्रेटर होता है या लेस होता है, क्या? रेजिस्टिविटी देन ऑफ मेटल। तो बच्चों हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में इस बात को डिस्कस करा था कि जो एलॉय होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ग्रेटर मानी जाती है, ठीक है। चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहा है एलॉय यूजुअली हैव मच टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको याद होगा थ्योरी क्लासेस में हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा डिस्कस करा था। तो कह रहा है कि एलॉय का ज़्यादा होता है या कम होता है मेटल के कंपैरिजन में अल्फ़ा। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस करा था कि मेटल्स के लिए अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव नंबर आता है, जबकि एलॉयज़ के लिए ये वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेट 0 पे रहती है। तो छोटा ही तो है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो बड़ा होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों लोअर, जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में पूरा का पूरा डिस्कशन करा है। तो सी पार्ट में क्या आ रहा है? द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज़ रैपिडली विद इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब ये आपको से यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो किसकी? एलॉय की, क्योंकि मैग्नीन इज़ ए एलॉय, तो वो इंडिपेंडेंट होती है या बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो हमने डिस्कस करा था कि अल्फ़ा ज़ीरो का क्या मीनिंग होता है कि ये डिपेंड नहीं करती, तो जवाब आएगा इंडिपेंडेंट। तो जैसे हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कशन करा था चीज़ों को लेके, बिल्कुल उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट हमारे कंसेप्चुअल चल रहे हैं। देखिए डी पार्ट में क्या कहता है, जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी इंसुलेटर की, इंसुलेटर का मतलब यहाँ पर एलॉय से ही है, तो कह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है किसी इंसुलेटर की इज़ ग्रेटर देन ऑफ मेटल बाय ए फैक्टर ऑफ, कितने फैक्टर से वो बढ़ती घटती है? तो उसका जवाब है 10 की पावर 22 के फैक्टर से वो बढ़ती घटती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो जो हमारे पास सी पार्ट है उसमें देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें दो जो सर्किट दे रखे हैं ए एंड बी, वो मैंने स्क्रीन पे आपके सामने बना दिए हैं। ए वाला फिगर इस तरफ है, बी वाला फिगर इस तरफ है, ठीक है। ये सी पार्ट में यूज़ होंगे। तो हम ए पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है आपके पास n रजिस्टर्स हैं जिन सब के रेजिस्टेंस आर है, आप उसे कैसे कंबाइन करोगे एक मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, और कैसे कंबाइन करोगे मिनिमम के लिए। तो आपको पता है मैक्सिमम के लिए हम उन्हें सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते चले जाते हैं, तो वो एक एक करके क्या होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे ऐसे। तो इनका टोटल वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा n, जितने रेजिस्टेंस होंगे और हर एक का वैल्यू आर है।
तो वी गॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन आर। मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, उनको पैरेलल में लगा के चलना है बच्चों। तो मिनिमम के लिए हम पैरेलल में जब लगाएंगे तो मिनिमम पैरेलल में लगेगा, और पैरेलल में फॉर्मूला क्या चलता है, 1/r1 1/r2, इस तरह से n टाइम्स चलता है। तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके कितनी आ जाएगी, n/r निकल के आ जाएगी। एंड वी गॉट मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू r/n। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा फाइंड होके, और ये मेरा क्या वैल्यू फाइंड होके आ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड होके आता है। तो मैक्सिमम के लिए हम सीरीज़ में लगाते हैं और मिनिमम के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं। अब ये कह रहा था इसका रेशो भी बता दो आगे चल के, मैक्सिमम बाय मिनिमम। तो मैक्सिमम आप ऊपर रख लेना जो कि हमारे पे n r है, और मिनिमम वैल्यू आप नीचे रख लेना जो कि हमारे पास r/n है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये n² हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा n²। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बी पार्ट की तरफ। बच्चों इसके बी पार्ट में हम लोगों से ये पूछा जा रहा है, गिवन डेट रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। आपको हम 3 रेजिस्टेंस दे रहे हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो इन्होंने हमें 3 रेजिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड करे हैं। अब ये कहते हैं कि आप इसे कैसे कंबाइन करेंगे कि आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो पहली बार फर्स्ट टाइम 11/3 आ जाए, दूसरी बार 11/5 आ जाए, और तीसरी बार 6 ओम आ जाए, और चौथी बार 6/11 आ जाए। तो जब मुझे 11/3 चाहिए तो इसके लिए जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था, हम क्या करेंगे बच्चों कि हम 2 रेजिस्टेंस को तो लगा देंगे ऐसे पैरेलल में। ये जो 2 रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएंगे ये लगेंगे हमारे 1 ओम और 2 ओम। ठीक है, और इसके साथ हम सीरीज़ में लगा देंगे 3 ओम को ऐसे। अब आप इसका टोटल फाइंड करना, और इसका टोटल जो है आ जाएगा निकल के 11/3, जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा था टोटल निकालने का फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब आपको चाहिए 11/5। तो 11/5 के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो तुमने 1 ओम को सीरीज़ में रखा और आपने 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में रख दिया है बच्चों। ये 2 ओम है और ये हमारा 3 ओम है, ये आपने पैरेलल में रख दिया है। ठीक है, तो आपने जब इसे पैरेलल में रख दिया तो पैरेलल में रख देने से अब आप इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना। ये वैल्यू आपकी टोटल रेजिस्टेंस की निकल के आएगी 11/5 ओम, जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको 6 ओम चाहिए। 6 ओम के लिए तो आपको सारे के सारे कैसे रखना चाहिए, सीरीज़ में लगाने देनी चाहिए। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट उसका आंसर बनेगा, तीनों के तीनों आपको सीरीज़ में लगाने चाहिए, 1 2 एंड 3। ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम एंड ये हो गया 3 ओम। क्योंकि तीनों को ऐड करने पर आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा है। एंड लास्ट पार्ट इज़, आपको फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि आपको जो रेजिस्टेंस है फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले में आपको कितना वैल्यू चाहिए, फोर्थ वाले का आपको वैल्यू चाहिए 6/11। तो 6/11 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये 1 ओम है, ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 3 ओम है, और तीनों आपको पैरेलल में लगाने चाहिए। और पैरेलल में निकालने पर जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 6/11 ओम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर बी के 4 पार्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन फिगर। मतलब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सी पार्ट के अंदर। तो बच्चों जो सर्किट इन्होंने हमें प्रोवाइड करे हैं, ये दोनों सर्किट, इन दोनों सर्किटों को मैंने आप लोगों के लिए पहले ही स्क्रीन पर रखा हुआ है बना करके, कि सी पार्ट में ये हमसे ये 2 सर्किट्स को बोलता है। तो ठीक है, अब इसके हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सी में क्या कह रहा है, इनका टोटल निकालना है बच्चों। पहले इसका निकाल देते हैं बी वाले सर्किट का। बच्चों देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। देखो ये यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, फिर ये वाला रेजिस्टेंस नीचे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, एंड देन फिर ये दोबारा इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया।
तो इसका यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो ऐड होके आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5R। बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ गई, टोटल रेजिस्टेंस 5R की। ठीक है, अब चलिए इस वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर आप इस पैटर्न को आप ऐसे समझो कि आपको 1 ओम और 1 ओम, ऊपर के जो 1 ओम और 1 ओम है और नीचे के 2 ओम और 2 ओम, ये आपका 2 ओम और 2 ओम है, ये दोनों नीचे के ऐसे दे रखे हैं। देखिए 1 ओम 1 ओम और यहाँ से 2 ओम और 2 ओम ऐसे दे रखे हैं। अब बच्चों ये दोनों किस में है? सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में टोटल कितना आ जाएगा इनका? 2 आ जाएगा। और बच्चों ये दोनों भी किस में है? सीरीज़ में है। तो इनका भी टोटल कितना आ जाएगा? इनका भी टोटल 4 ओम आ जाएगा। ऐसा ही है ना? ठीक है। और अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर ये हैं तो इनका टोटल कितना आ जाएगा? इनका पैरेलल में टोटल निकल के आएगा 4/3 ओम। अब एक नेटवर्क को सॉल्व करने पर आपका आ रहा है 4/3, सिमिलर दूसरे का भी 4/3, तीसरे का भी 4/3 और चौथे का भी 4/3। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 4 बार निकाला जाएगा 4/3। तो हमारा एक परफेक्ट आंसर आएगा 16/3 ओम। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा गया है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 बाय इन्फिनिटी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा था कि इन्फिनिटी लैडर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इन्फिनिटी लैडर्स के नेट रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इस बैटरी को भी कनेक्ट करके यूज़ कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों जो सर्किट हमें यहाँ पर यूज़ करने को बोला गया है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। हमारे पास जो टोटल एक सर्किट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम इन्फिनिटी लैडर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बार बार हमारे पास रिपीट होता है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे लैडर का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो Z आएगा या X आएगा या Y Z, जो आपको मानना है। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो X आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कितनी वैल्यू आएगी, तो मैं उसका X मान के चलता हूँ कि X आएगा। अब जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है वो कौन सा है उसे चेक करते हैं। बच्चों जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है वो ये 3 रेजिस्टेंस का पैटर्न रिपीट होता है। देखो ये 3 रेजिस्टेंस आप देखोगे बार बार रिपीट होते हैं, ये रिपीट हो गए यहाँ पे। और कहीं पर भी जाके देख लो, ये देखो ये पैटर्न यहाँ फिर से एंड में भी रिपीट हो रहा है, बीच में भी रिपीटेशन है, देखो ये देखो, है ना। तो ये 3 रेजिस्टेंस का पैटर्न बार बार रिपीट होता है। तो जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो हमने भाई थ्योरी क्लासेस में यही तो डिस्कस करा था, उस पैटर्न को बना देते हैं। बना दिया हमने, 1 ओम का है ना, तो 1 ओम का बना दिया और इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इस सर्किट का टोटल कितना था? X, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको बताया था इसे पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं कर रहे, और हमें एक ही पैटर्न को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डिस्कस हमारा वहाँ हुआ था। तो देखो सर्किट हम कैसे सॉल्व कर लेंगे अभी यहाँ से आगे। ये दोनों किस में आएंगे? पैरेलल। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या चलता है? 1/R1 + 1/R2। R1 की जगह X रखो, R2 की जगह 1 रखो। और जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप लोगों का उस फॉर्मूले से, पैरेलल वाले फॉर्मूले से क्या यही आ रहा है? X/1 + X। ठीक है, अब मुझे फटाफट से ये बताओ, ये तो आ गया कनेक्शन। अब मुझे फटाफट से बताओ, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं ना? अगर ये तीनों सीरीज़ में लगे हैं तो सीरीज़ में इन्हें ऐड करा जाएगा ना। तो ये मेरे पे एक रेजिस्टेंस है और बचे हुए 2 हैं 1 के, तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। सीरीज़ में तो सब ऐड होते हैं ना। और ये पूरा जो नेटवर्क है इसका टोटल रेजिस्टेंस X मान के चल रहे हो ना आप भाई, इस पूरे का क्या मान के चल रहे हो? X मान के चल रहे हो ना, तो X आ गया। सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो ये हो जाएगा 1 + X, ये हो जाएगा X + 2 1 + X, कितना आ जाएगा? X + X² = X + 2 + 2X
ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों डेट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स। ठीक है, और रूट निकालने हमें आते हैं, रूट निकालने हमें आते हैं ना। फटाफट से बताओ इसके कितने रूट आ रहे हैं। और जिन बच्चों को रूट निकालने नहीं आते वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो पहले स्क्रीन को थोड़ा रफ करते हैं। देखो फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे, वो पढ़ते थे ax स्क्वायर, ऐसे पढ़ते थे इक्वेशन, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे वाला a होता था, x के आगे वाली वैल्यू b होती है और फिर बच गई वो c होती है, और x का वैल्यू क्या चलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना चलेगा 2a। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी आई है इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। कंपैरिजन करो, a का वैल्यू 1 दिखेगा, b का वैल्यू -2 दिखेगा और c की जगह आपको -2 दिखेगा। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखो और जल्दी से मुझे बताओ क्या x का वैल्यू 1 + -√3 ही आ रहा है या आपका कुछ और भी आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब आप अच्छे से जानते हो, एक बार हमें 1 + √3 लेना है, एक बार हमें 1 - √3 लेना है, तो √3 होता है 1.732, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 0.732। ये रूट नहीं लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। हम ये वैल्यू लेंगे 1 + 1.732 और ये वैल्यू निकल के आएगी 2.73 ले लेते हैं इसको, चलो ठीक है। तो ये आएगा मेरे पे टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। ठीक है, तो इन्फिनिटी लैडर को पूरी तरह से हमने सॉल्व कर दिया, 2.73 आ रहा है। अब यहाँ से आगे की बात सुनो। सो बच्चों अभी अभी जो हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करा है वो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करा है 2.73 ओम का। उसका कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कैसे मैंने फाइंड करा है। अब ये हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो हमने जो इन्फिनिटी लैडर था हमारा उसको पूरा सॉल्व करके इतना आ रहा था, यानी कि इस पूरे इन्फिनिटी पैटर्न को मैं सॉल्व करके ये कह सकता हूँ कि इस पूरे पैटर्न को सॉल्व करके मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल वो निकल के आएगा 2.73, इतना आ रहा है। अब बच्चों इसने ना यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट करा, ये 12 वोल्ट का बैटरी है और इसका जो अपना खुद का रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम। ठीक है, तो उसने पूछा था कि इस सर्किट में करंट कितना रहेगा आई, तो हम ओम्स लॉ यूज़ कर लेते हैं, V/R। टोटल वोल्टेज है 12 और टोटल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हो रखे हैं डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2.73 प्लस में 0.5, कितना आ जाएगा, तो आप इसे ऐड कर लो, 2 3 भाई 2.73 में आपने 0 पॉइंट ऐड करा होगा ना, कितना आएगा ये आपका 3.23, एंड मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा ये 3.71 एम्पियर। तो इस बैटरी से सर्किट में कितना करंट चल रहा होगा 3.71 एम्पियर। ओके बच्चों, किसी को भी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बेहिचक होकर के पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों इसमें कह रहा है कि फिगर 3.3, तो बच्चों जो फिगर 3.3 इसने हमें दे रखी है वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे बना रखा है। 2 वोल्ट का बैटरी, रेजिस्टेंस 0.4 ओम, नीचे पोटेंशियोमीटर का वायर, ए बी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 600 किलो ओम और सर्किट पे एक गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, तो ये मेरा सर्किट है 3.3 फिगर। तो ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने है वो फिगर, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है कि फिगर 3.3 में जो पोटेंशियोमीटर है उस सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.40 है, मेंटेन करता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी पर। अब वो कहता है कि एक हमने यहाँ पर एक वोल्टेज लिया है, पहला पार्ट है, हमने यहाँ पर एक वोल्टेज लिया है 1.02 वोल्ट का।
और हमें इस पर बैलेंस लेंथ जो मिलती है वो मिलती है 67.3 सेंटीमीटर की। टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस करा था कि हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, रीज़न मैंने बताया था ताकि सर्किट शॉर्ट ना हो। ठीक है, ये बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है। तो वो कहता है कि मैंने एक 600 किलो ओम का एक यहाँ पर कनेक्ट करा है, तो हमें जो सेल है वो रिप्लेस करा, मतलब हमने एक सेल को फिर दोबारा इस बैटरी को रिप्लेस करा, और अब जो मैंने बैटरी लगाई वो एक अननोन की है। तो नीचे आपको जो एक बैटरी दिख रही होगी वो अननोन बैटरी है, उसका वोल्टेज मुझे नहीं पता, लेकिन जो बैलेंस लेंथ अब चल रही है वो चल रही है 82.3 की, 82.3 की। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पार्ट्स हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट जो मेरे पास यहाँ पर है उसमें कहा गया है वैल्यू निकालिए इस ई की। तो हम सब जानते हैं जो पोटेंशियोमीटर होता है वो बैलेंस लेंथ पे काम करता है, यानी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्टेटमेंट पे काम कर रहा होता है हमारा। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि E1/E2 इज़ इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा L1/L2। और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो E1 की जगह 1.02 E2 फाइंड करना है, L1 की जगह 67.3 और L2 की जगह पर यूज़ करेंगे 82.3। ठीक है, और यहाँ से बच्चों हम E2 को फाइंड करेंगे और E2 हमारे पास आएगा 1.25 वोल्ट। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि हम इसके फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर आप सबको? यहाँ सेकंड पार्ट का जवाब ये हमसे सेकंड पार्ट में कह रहा है, व्हाट पर्पस डज हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। हम एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सर्किट में क्यों लगाते हैं? तो बच्चों जैसे कि मैंने आपसे थ्योरी क्लासेस में भी डिस्कस करा था कि हम पोटेंशियोमीटर में एक हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते ही क्यों हैं, तो वो सारी बातें हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करी थी कि हम क्यों लगा रहे हैं वहाँ पर, उसका क्या पर्पज़ होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए वो क्या कह रहा है बी पार्ट में कि व्हाट पर्पज़ डज हाई रेजिस्टेंस, हमने इस इतना बड़े वैल्यू को क्यों लगाया। देखिए ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, किलो का मतलब कितना होता है, किलो का मतलब होता है 30 और, तो 6 लाख किलो ओम का रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस क्यों यूज़ कर रहे हो बच्चों? इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सर्किट में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, आपको भी पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R होता है, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा, करंट होगा। तो यहाँ पर पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि हमारे सर्किट में स्मॉल करंट का फ्लो रहे। ठीक है, और आप देख सकते हो जो करंट होगा वो इस गैल्वेनोमीटर से पास होगा, और गैल्वेनोमीटर इज़ ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की बुक में। सेंसिटिव का मतलब है ये स्मॉल स्मॉल वैल्यू पर भी रीडिंग देता है। हाई पर तो ये सर्किट ख़राब भी हो सकता है ना फिर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, तो इसमें लो स्मॉल करंट ही पास होना चाहिए। हाई वैल्यू पे तो सर्किट ख़राब भी हो सकता है, तो इसलिए वेरी स्मॉल करंट जो है आपका फ्लो करे थ्रू गैल्वेनोमीटर से जब सर्किट बैलेंस ना हो, when the circuit is not balance। एकदम से सर्किट थोड़ा ना बैलेंस होता है, थोड़ी देर के बाद बैलेंस होता है। तो जब तक बैलेंस नहीं है तब तक तो करंट फ्लो करेगा ना, यहाँ पर रीडिंग भी आ रही होगी इस पर। तो ये सर्किट ख़राब ना हो इसलिए इसमें लो करंट का फ्लो हो जाए, इसीलिए बच्चों हम यहाँ पर एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट यहाँ पर सी है। सो बच्चों इसके सी पार्ट में हम लोगों से कह रहा है, इस बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस। ये जो आपने 600 किलो ओम का यहाँ पर लगाया था रेजिस्टेंस, काफ़ी हाई था ना, क्या ये बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट करेगा? जवाब है नो। आपको पता है बैलेंस पॉइंट को सिर्फ कौन अफेक्ट करती है? वोल्टेज। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है ना, तो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज अफेक्ट करती है लेंथ को, रेजिस्टेंस का कुछ लेना देना इससे नहीं है। डी पार्ट पे चलते हैं, क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस? इसका भी जवाब क्या है? नो। क्यों करेगा भाई? अभी अभी तो बताया है आपको। ठीक है, इसके ई पार्ट पे चलते हैं। वुड द मेथड वर्क इन अबव सिचुएशन इफ ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड एन EMF 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। कह रहा है कि क्या जो ऊपर की दो सिचुएशन है उन पर कोई भी फ़र्क पड़ेगा अगर मैं इस वोल्टेज को चेंज करूं? तो बच्चों आपको पता होगा ये जो वोल्टेज होती है ये नीचे वाले सर्किट की होती है, सेकेंडरी की। प्राइमरी में तो आप कुछ भी नहीं करते हो, तो इसको आप 2 वोल्ट से कम कर दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जवाब क्या आएगा? नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बैलेंस पॉइंट पे। ओके, और हमारे पास लास्ट पार्ट है यहाँ पर डी, और डी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है?
वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। क्या ये सर्किट बहुत अच्छा काम करेगा बहुत छोटे ईएमएफ को नापने के लिए? तो बच्चों यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब है कि आप जितना कम करेंगे E को उतना ही कम हो जाएगा L। लेंथ कम होने का मतलब है कि ये जो हमारा बैलेंस पॉइंट है ये आपका A की तरफ को शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ। अगर मैं E का वैल्यू बहुत ही कम ले लेता हूँ, जैसे 0.2 ले लेता हूँ, तो लेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग आपका एडजस्ट होगा 0.2। तो यार यहाँ पर आप 0.2 का लेंथ नापने में आप ही को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि सर्किट विल नॉट वर्क फॉर डिटरमाइनिंग स्मॉल ईएमएफ। छोटे वोल्टेज को नापने के लिए, छोटे वोल्टेजेस को नापने के लिए ये सर्किट अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे केस में, इन सच केस, ऐसे केस में जो बैलेंस पॉइंट होता है, तो मैं बीपी लिख रहा हूँ उसे, बैलेंस पॉइंट जो होता है वो आपका पूरी तरह से, ऑलमोस्ट कह सकते हो, वो आपका पूरी तरह से एंड ए पे चले जाता है, मतलब इस एंड पे चले जाता है। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे इस पार्ट का पूरा जवाब हो जाता है। चलिए 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज वी हैव क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट सेज कि फिगर 3.34, तो फिगर 3.34 इस सर्किट का जो फिगर है वो आपके सामने है। तो ये है हमारे पास इस सर्किट का फिगर, जो कि मैंने डायग्राम आपके लिए स्क्रीन पे अवेलेबल करवा रखा है। बच्चों आप इस एनसीईआरटी के डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, आर और एक्स। आर से भी स्विच कनेक्ट है और एक्स से भी स्विच कनेक्ट है। तो जब मैं आर वाली साइड से सर्किट को क्लोज़ करूँगा तो आर से करंट का फ्लो रहेगा, इसलिए मैं फर्स्ट डायग्राम का यूज़ करूँगा इसका, इसलिए मैंने उसमें एक्स नहीं बनाया। और जब मैं एक्स वाली साइड से सर्किट को क्लोज़ करूँगा तो आर से करंट नहीं पास होगा, सिर्फ एक्स से हो रहा होगा, तो इसलिए मैं एक्स वाले सर्किट का यूज़ करूँगा। क्लियर? तो वहाँ पे जो आर और एक्स है वहाँ पे स्विच है। जब आप आर वाली साइड से स्विच को क्लोज़ करोगे तो करंट आर से फ्लो होगा, जब एक्स वाली से करोगे तो एक्स से फ्लो होगा। तो मैंने दोनों सर्किट्स को आपके सामने ओपन करके बना दिया है। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको एक पोटेंशियोमीटर सर्किट दिया गया है फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस होगा, कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे। बैलेंस पॉइंट विद ए स्टैंडर्ड रजिस्टर ऑफ 10 ओम। ठीक है, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पर जो आर का वैल्यू है वो है 10 ओम, और अभी जो बैलेंस लेंथ यहाँ पर चल रही है वो लेंथ चल रही है 58.3 ओम की, सेंटीमीटर की। ये अननोन है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जो बैलेंस लेंथ आप यूज़ कर रहे हो वो यूज़ कर रहे हो 68.5 सेंटीमीटर की जब इसका यूज़ होता है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए कितना आएगा हमारे पास एक्स का वैल्यू। बच्चों यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो इसे बैलेंस कर रही होगी, तो मैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिखता हूँ और E की जगह IR लिखता हूँ, जैसे कि हम पढ़ते थे। आपको पता होगा जो सर्किट का करंट है वो यहाँ से यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो I तो दोनों ही केस में क्या चल रहा होगा, सेम चलेगा। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसे कि हमने थ्योरी क्लासेस में भी डिस्कस करा हुआ है कंसेप्ट। तो पहले केस में आप जो R यूज़ कर रहे हो वो 10 कर रहे हो, दूसरे केस में क्या यूज़ करोगे, x। अब इनकी लेंथ लिखो। R के केस में लेंथ यूज़ हो रही है 58.3, और x के केस में जो लेंथ यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है, 68.5। भाई थ्योरी क्लासेस में ऐसे ही तो हमने डिस्कस करा है पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, ये आ जाएगा हमारे पास निकल के 11.75 ओम। यही बच्चों इसका कैलकुलेशन का आंसर जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। What might you do if you fail to find a balance point with the given cell of EMF E? क्या मतलब हुआ इसका, सोचो। वो आपसे कह रहा है कि अगर आप फेल हो जाते हो E को फाइंड करने में तो आप क्या करोगे। तो क्या जवाब होगा इसका, बताओ। देखो पहली बात तो आप फेल क्यों होंगे, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। तो अगर वोल्टेज आपका कम है तो बैलेंस लेंथ भी कम मिल रही होगी, तो आप फाइंड नहीं कर पा रहे होगे, ये रीज़न हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो स्लो हो रही होगी, कम हो रही होगी, है ना, कम हो रही होगी वोल्टेज। और हो सकता है जो E है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप E को इंक्रीज़ करवा सकते हो, यहाँ पर आप
वोल्टेज बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के लिए आपको रेजिस्टेंस फिट करना पड़ेगा ना। तो आप इसका जवाब क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि अगर आप बैलेंस पॉइंट को ऑब्टेन करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, ठीक है, तो या तो आप आइदर ए सेल ऑफ लेस ईएमएफ, ठीक है, या तो आप बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज़ कर लो, या फिर ईएमएफ यूज़ कर लो छोटी वैल्यू का, या फिर एक सूटेबल रजिस्टर, जैसे कि आपसे मैंने डिस्कस करा हुआ है थ्योरी क्लासेस में भी कि भाई रेजिस्टेंस लगाने से एक्चुअल में वहाँ पर क्या होगा, वो पुट कर दो सीरीज़ में। किसके साथ, आर के साथ या एक्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था वोल्टेज ऊपर का बैलेंस हो रहा होगा, तो नीचे आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे ऊपर उतना ही लेंथ चलेगा। तो सूटेबल रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, उसका वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो लेंथ भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, रेजिस्टेंस लगाने से सर्किट का करंट भी कम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यू है यार, अगर आप यहाँ पर वोल्टेज कम कर दोगे तो ऊपर बैलेंस लेंथ भी क्या चलेगा, कम चलेगा। तो रेजिस्टेंस लगाने से सर्किट का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है, इससे ये भी तो हो सकता है कि पोटेंशियल ड्रॉप का क्या हो जाएगा, अक्रॉस वायर ए बी, वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये इसके बी पार्ट का जवाब है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो गाइस आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन से ये समझ लिया होगा कि हम रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ठीक है, और एक हाई सप्लाई के साथ एक हाई रेजिस्टेंस का यूज़ क्यों करते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियोमीटर वायर में हम इस रेजिस्टेंस का क्या यूज़ है, ठीक है, सर्किट को एकदम सेफ रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। गाइस इसका जो हमारे पास डायग्राम आता है, इस क्वेश्चन का जो हमारे पास डायग्राम है वो मैंने स्क्रीन पे आपके सामने बना रखा है। देखो इसका डायग्राम है, तो ये जो डायग्राम है ये मैंने आपके लिए पहले ही यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, तो ताकि हमारा टाइम सेव रहे, वीडियो शॉर्ट बने, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आपको पसंद है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, फिगर 3.35 shows a 2 volt potentiometer used for determination of internal resistance of 1.5 volt cell। कह रहा है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, तो आपको याद होगा इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो करते थे L1/L2-1, याद आया वाला फॉर्मूला आपको। अब ये आगे क्या कह रहा है, द बैलेंस पॉइंट, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस इसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, ठीक है, तो पहली लेंथ इसने हमें जो प्रोवाइड करी है वो कितनी करी है, 76.3 सेंटीमीटर। वैन ए रेजिस्टेंस ऑफ, इसने हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है 9.5 ओम का, is used in external circuit of the cell, the balance point shifted to 64.8, यानी कि इसने L2 हमें प्रोवाइड करा है 64.8 सेंटीमीटर का। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमसे R का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने को बोल रहा है। तो गाइज हमें सारी की सारी वैल्यू इसमें जाके फिट करेंगे। R की जगह 9.5 लिखेंगे, L1 की जगह 76.3 यूज़ करेंगे, यहाँ पे 64.8 यूज़ करेंगे, -1 करके चलेंगे। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन होकर के पूरा का पूरा आएगा, ये आएगा 1.68 ओम, यानी कि बैटरी का, किस बैटरी का, 1.5 वोल्ट वाली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना आएगा, 1.68 आएगा। ओके, सो गाइज इसी क्वेश्चन के साथ हमारी NCERT की जो बुक होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ये कंप्लीट हो गई है बुक पूरी, ठीक है। तो ये हमारे एडिशनल क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। तो आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चंस को, वीडियोस को रिपीटेड टाइम्स देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं क्वेश्चंस के साथ।